हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं फिर से यहाँ पर JSSC पीजीटी और लैब असिस्टेंट के PYQs फिजिक्स के लेकर के आया हूँ और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी मैकेनिक्स 01, तो उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 without applying any torque. The ratio of the initial radius of gyration to the final radius of gyration of the body will be. ठीक है, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक बॉडी है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जा रहा है विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और एक बात आपने पढ़ी होगी जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट या कंजर्व होता है, मतलब कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। किस केस में? जब भी आपका F एक्सटर्नल क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि अगर F एक्सटर्नल 0 होगा, F एक्सटर्नल 0 होगा और F एक्सटर्नल बाय न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हो क्या होता है, dp अपॉन में dt। तो ये वैल्यू अगर 0 हुई तो यहां से हम बोल पाएंगे कि जो आपका लीनियर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। सेम एनालॉजी आपको ध्यान में रखनी है एंगुलर के केस में। एंगुलर के केस में जो आपका टॉर्क होता है लीनियर के केस में उसका सेम काम फोर्स करता है, या ऐसे बोल सकते हो कि लीनियर मोशन जब आप पढ़ते हो तो फोर्स काम करता है, एंगुलर मोशन जब आप पढ़ोगे तो उसके जगह पे रिप्लेस होकर के टॉर्क आता है। ठीक है, कल मैंने उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करा रहा था तो वहां पे मैंने एनालॉजी भी बताई थी। ठीक है, अब यहां पर बेटा कह रहा है कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि हम यहां से एक चीज पकड़ेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो या कहीं से आपको ऐसा लगे कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इस पूरे क्वेश्चन में कई बार नहीं दिया रहता, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आपने पढ़ रखा है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, dj अपॉन में dt होता है, जहां पे j क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये अगर 0 है बेटा तो dj अपॉन में dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब जो आपका j आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा या कंजर्व होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि J1 अप इज इक्वल टू J2। ठीक है, मतलब पहले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। और J का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सब कुछ एकदम सीरियल से आपको करना है। क्या करना है कि J का आपको फॉर्मूला यहां पर लेके आना है I और ओमेगा के फॉर्म में। ओमेगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया है इस वजह से ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए। ठीक है, उसका रेशियो चाहिए। अब देखो J इज इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा होता है, तो J1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 हो जाएगा और J2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हमको क्या लेके आना है, रेडियस ऑफ जायरेशन का एक्सप्रेशन। और आपने पढ़ा होगा रेडियस ऑफ जायरेशन के कि क्या होता है कि जो I इज इक्वल टू mr² होता है, उसी के जगह पे हम यूज करते हैं mk², वेयर k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मान करके रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, I के जगह पे mk² लिख सकते हैं, और यहां पे I1 है तो m1k1² लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m1k1² ओमेगा 1 इज इक्वल टू m2k2²
ओमेगा 2। और एक बात और देखो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एक ही बॉडी की बात कर रहा है, तो एक ही बॉडी की बात कर रहा है तो मास दोनों का सेम रहेगा, तो मैं m1 m2 हटा करके m कर ले रहा, तो m से m मर जाएगा आपका। यहां से हमको रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो चाहिए, तो हम क्या कर ले रहे हैं, k1 स्क्वायर अपॉन में k2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1। यहां से निकल के आएगा k1 अपॉन में k2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1। मतलब यहां से k1 अपॉन में k2 आ जाएगा क्या, अंडर रूट में ओमेगा 2 अपॉन में अंडर रूट में ओमेगा 1। ठीक है, मतलब आपका जो k1 रेस टू k2 आ रहा है दैट इज क्या आएगा बेटा, अंडर रूट में ओमेगा 2 रेस टू ओमेगा 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, तो फाइनली आपका जो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है, k1 रेस टू k2 इज इक्वल टू अंडर रूट में ओमेगा 2 रेस टू ओमेगा 1। मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा if it pulls so that its radius reduces to 1 by n of its original value, its angular velocity becomes। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है बेटा और वो रोटेट किया जा रहा है अपने डायमीटर के अबाउट में एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मान लो कि एक हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है और इसका ये जो डायमीटर है वो डायमेट्रिकली क्या हो रहा है, रोटेट किया जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है। चाहे आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बना लो, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने में आपको इजी पड़ेगा। ऐसे भी वही सेम आएगा, लेकिन हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए। ये भी तो डायमीटर है ना, तो डायमीटर के अबाउट में ऐसे रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इस रेट मतलब कि सॉलिड स्फीयर को ठंडा किया जाए, तो ठंडा करने के केस में इसकी जो रेडियस मान लो पहले r थी, वो रिड्यूस हो करके क्या हो जा रही है, ओरिजिनल वैल्यू r का 1 by n टाइम्स। मतलब कि ये रेडियस बन जा रही है कुछ ये यहां से r अपॉन में n। ठीक है, और ये रोटेशन है। अब मान लो इस केस में मैं बोल रहा हूं ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहां पर रिड्यूस कर रहा है, मतलब कि जो रेडियस है इसकी वो रिड्यूस हो रही है जब इसको कूल किया जा रहा है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर नहीं है। मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क हम यहां पर क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे, लड्डू लेंगे। और जब हम एक्सटर्नल टॉर्क लड्डू ले लेंगे तो उस केस में हम लगा पाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस उसके बाद क्वेश्चन हलवा है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर क्या है, 0, और ये क्या होता है, dj अपॉन में dt 0। मतलब यहां से j क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा, और j कांस्टेंट है मतलब j1 इज इक्वल टू j2 लिख सकते हैं। और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2। ठीक है, और यहां पे ये कर सकते हो कि ओमेगा 1 के जगह ओमेगा रहने दो, ओमेगा 2 के जगह ओमेगा डैश ले लो, जो कि यहां पर हमने रखा है। I1 क्या लिखोगे, I1 व्हाट इज, ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 क्या लिखोगे, I2 के केस में सब कुछ सेम रहेगा, 2/5 m, r के जगह पे r/n यूज करोगे आप। इतनी चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इसका रेडियस चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। 2/5 m r अपॉन में n का स्क्वायर mr² इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, ये यहां से क्या हो जाएगा, मर जाएगा 2/5 m, यहां से क्या आएगा फाइनली आपका r² ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, r²
अपॉन में एन स्क्वायर ओमेगा डैश, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। यहां से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा डैश की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा डैश अपॉन में एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब ओमेगा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, ठीक है। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी होगी जब उसका रेडियस रिड्यूस हो जाएगा तो उस केस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, एन स्क्वायर टाइम्स पहले की एंगुलर वेलोसिटी के। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है।